हाथरस कांड में एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार ने एक कसम खाई है। उन्होंने सौगंध ली है कि जब तक उनकी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो उस बिटिया की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। साथ ही साथ पीड़िता के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को बुलाया है इंसाफ के। पीड़िता के परिवार की सौगंध, जब तक इंसाफ नहीं अस्थि विसर्जन नहीं। हाथरस की बेटी पीड़िता की चिता की आग 10 दिन पहले ही ठंडी हो गई, लेकिन इंसाफ की आग अभी भी जल रही है। पीड़िता के परिवार ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। जी नहीं, विसर्जन अभी नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जन करेंगे। और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी अस्थियां जब तक हम नहीं करें। पीड़िता के परिवार को अपने गांव में डर लग रहा है, लेकिन ये डर इंसाफ की उनकी तड़प के रास्ते का पत्थर नहीं बन सकता। दोषियों को फांसी। पीड़िता के परिवार वालों की दूसरी सौगंध है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता। और उस न्याय की पहली और आखिरी शर्त है कि जिसने भी उसे मारा उसको फांसी की सजा। न्याय में हम लोग फांसी चाहते हैं, लोगों का जो भी कुछ करा है फांसी चाहिए हमें। पीड़िता का परिवार अपने लिए इंसाफ की लड़ाई को किसी भी मुकाम तक ले जाने को तैयार है। कोर्ट से भी परिवार लगाएगा इंसाफ की गुहार। अब इंसाफ के लिए पीड़िता का परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। परिवार के 5 सदस्य 11 अक्टूबर को हाई कोर्ट जाएंगे। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 12 अक्टूबर को डीजीपी, एससीएस होम, डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों को तलब किया गया। तो 11 तक को बोला गया जाने को, 12 तक हमें पहुंचना है वहाँ पर। और देखो बोला गया कि आपको पूरी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ लेके जाएंगे। आपको जो भी रहने वहने व्यवस्था सब की जाएगी और सुरक्षित हम लोग यहाँ पर पहुँचाएंगे। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मुहिम में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटिकर भी पहुंची। उन्होंने भी वही चुभते हुए सवाल पूछे जो पीड़िता का परिवार पूछ रहा है। इस प्रकार से डेड बॉडी को जलाया गया, परिवार को नहीं दिया गया और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से, ये जो हकीकत पूरी अब जाहिर हो गई है। हाथरस में एक बेटी से बर्बरता के बाद इंसाफ के लिए एसआईटी पिछले 9 दिन से जांच कर रही है और अभी 1 हफ्ता और बचा है। सवाल है कि इंसाफ का सूरज कब उगेगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। हाथरस का सच सामने लाने के लिए एसआईटी ने स्पेशल 40 की एक लिस्ट बनाई है। अब गांव के 40 लोगों से सवाल जवाब हो रहे हैं जो मौका वारदात पर 14 सितंबर को मौजूद थे। एसआईटी ने पुलिस की लापरवाही को लेकर भी सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की। इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें। जो झूठा इल्जाम लगाए हो तो दोषी हो तो सजा दे। हाथरस कांड में इंसाफ दिलाएंगे स्पेशल 40 चाबियों से खुलेगा हाथरस के राज का ताला। स्पेशल 40 बोलेंगे, हाथरस का सच खोलेंगे। हाथरस कांड के 25 दिन बाद भी ये सवाल धधक रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या नहीं। उस इंसाफ के लिए ये जानना जरूरी है कि 14 सितंबर का सारा सच सामने आए। उस सच को सामने लाने का दारोमदार पीड़िता के गांव के स्पेशल 40 पर टिका है। हाथरस के बर्बर कांड की जांच अभी एसआईटी कर रही है और उस एसआईटी के निशाने पर गांव के 40 लोग हैं। एसआईटी ने 40 लोगों की लिस्ट बनाकर उन सबको पूछताछ के लिए तलब किया है। 200 मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था और यहीं से ये आप जो देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल पर कुछ लोग मौजूद थे उस दिन, इनसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने यहां से बुलाया है और ये गांव का वो हिस्सा है जो किनारे का हिस्सा पड़ता है। यहां पर भी लोगों से जो यहां घरों में मौजूद थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर कौन है उस स्पेशल 40 में जिनकी जुबान खुलेगी और हाथरस कांड के कई उलझे राज खुलकर सामने आएंगे। एसआईटी ने इसमें उन लोगों को बुलाया है जो उस दिन खेतों में काम कर रहे थे। साथ ही ट्यूबवेल पर भी काम करने वाले लोगों को बुलाया है। उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जिनका घर खेत से सटा है। दोनों परिवारों को जानने वाले लोगों को भी बुलाया गया है। पीड़िता और आरोपी के परिवार को भी शामिल किया गया है। उन लोगों को भी बुलाया गया है जो गाँव में अपना प्रभाव रखते हैं और पीड़िता के अंतिम संस्कार के वक्त वीडियो में दिखते लोग भी बुलाए गए हैं। 40 लोगों की संख्या है, इनको नोटिस दी गई है। मानना यह जा रहा है कि इन लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई अंत्येष्टि के समय। दरअसल हाथरस कांड में कई ऐसे मोड़ आए जिसने इस मामले को ज्यादा रहस्यमय बना दिया। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा,
लड़की ने पहले दिन वाले बयान में बलात्कार की बात क्यों नहीं की? लड़की ने आखिरी बयान में बलात्कार की बात की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उल्टी क्यों है? 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में उसकी लाश क्यों जला दी गई? सवालों के इन तमाम मोड़ से गुजरकर हाथरस कांड सबसे ज्यादा विवादों में घिरा, जब आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वो भी परिवार की मर्जी के बगैर। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। एसआईटी ये जानना चाहती है कि कत्ल किसने किया। उस दिन दहाड़े एक लड़की के कत्ल के पीछे मकसद क्या था? पीड़िता और आरोपी के परिवारों में कैसे संबंध थे? क्या उनके परिवारों के बीच कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? आखिर इस बर्बर हत्या के पीछे कोई तात्कालिक कारण थी या कुछ पुरानी बातें? एसआईटी की पूछताछ वाली लिस्ट में पीड़ित और आरोपी को जानने वाले लोग भी हैं, लेकिन एसआईटी की जांच पर पीड़िता के परिवार को रत्ती भर भरोसा नहीं है। सीबीआई हाथरस पे पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं नहीं चाहिए मैम। सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो 2 तरीके के सबूत होंगे। एक तो प्रत्यक्षदर्शी जो कि कोरोबोरेट कर सके, जो कि उसके बीच में संबंध स्थापित कर सके कि हाँ ये सबूत मिला है, इसके विषय पे बिना पर यही बात सच होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि अभी तक की सिर्फ संदीप और संदीप के साथ पीड़ित लड़की के भाई के नंबर पर बातचीत जो होनी हुई है, वो एक चीज स्थापित हुई है और उसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन था। एसआईटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसने स्पेशल फूटी तो बना लिया है और उनमें से कुछ लोगों से पूछताछ भी कर ली है, लेकिन सच सामने लाने के लिए जांच के पन्ने अभी और खोले जाने हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। हाथरस कांड के 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 25 दिनों के बाद भी 5 ऐसे सवाल हैं जो अपना जवाब मांग रहे हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब से पता चलेगा कि पीड़िता को बेहद बर्बर ढंग से मारने वाला कौन था और पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा। दे रही थी तो वो ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश की, मना करी, सोच के गला दबा दिया। 14 सितंबर को पीड़िता पर जानलेवा हमला हुआ, जो 15 दिन बाद उसकी मौत का कारण बना। उस दुर्भाग्यशाली दिन के आज 25 दिन हो गए। 25 दिनों बाद भी 5 ऐसे सवाल हैं जो हाथरस के जर्रे। आखिर कौन है वो 5 सवाल जिनका जवाब ढूंढा जाना है और जिसके लिए एसआईटी का टेक कर दिया है। हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। हम उन 5 सवालों का पीछा करते हैं जिनका जवाब मिलने से हाथरस कांड का सच बेनकाब हो जाएगा। हाथरस कांड में पहला सवाल, 29 सितंबर को अंधेरे में और जल्दबाजी में शव क्यों जलाया गया? ये सवाल सबसे बड़ा रहस्य तैयार करता है। 29 सितंबर को पीड़िता के परिवार वालों की मर्जी और मौजूदगी के बगैर ही उसका अंतिम संस्कार कर देने पर सबसे बड़ा सवाल पीड़िता के परिवार वाले ही उठा रहे हैं। हालांकि पीड़िता के परिवार ने अस्थियां चुन ली हैं, लेकिन उनका गंगा में विसर्जन वो नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। जी नहीं, बचत अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं बचत करिए, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी अस्थियां, जब तक हम नहीं करेंगे। हत्याकांड में दूसरा सवाल, आरोपियों का फोन लोकेशन कहां का है? जिन 4 आरोपियों का नाम हाथरस कांड में आया है, उनके फोन लोकेशन से ये जानकारी मिल सकती है कि घटना के वक्त वो कहां थे। जब खेत में ये देखा गया कि 14 तारीख को पीड़िता का जो है वहां पर पानी मांगा जा रहा था, तो लवकुश की मां ने अपने बेटे को बोला कि
वहां पर पानी लेकर के वो पहुंचे और ये जानकारी मिल रही है कि सड़क के पास से पानी लेकर के आया गया। तो इस तरीके की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों की जो तफ्तीश एसआईटी कर रही है, वो भी पूछताछ करने के लिए बहुत सारे जो पड़ोसी हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखी है कि वो बेकसूर है। दूसरे आरोपी रवि के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो डेयरी पर काम कर रहा था। तीसरे आरोपी रामू के परिवार वालों का भी कहना है कि वो चारा काट रहा था। और चौथे आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उसके बेटे ने तो पीड़िता की मदद की थी। तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की? पानी लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है, वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ है मेरे सामने। तो जेल में? जेल में वो पानी लेके आया पन्नी में। वही माने की बेटा जिप तड़प लीजिएगा, पानी लेके आया। तो माँ ने बोला नहीं, बाकी लवकुश वो बराबर पे चारों काट रही है। जब सभी निर्दोष हैं तो सवाल है कि हत्यारा कौन है। समाज सेवी और मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडे भी मेघा पाटकर के साथ पीड़िता के घर पहुंचे। वैसे तो पहले की सरकारों में भी ये होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब ये एक तरीका बन गया है कि जो सरकार के पक्ष के लोग नहीं हैं, उनके विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, तो वो अगर पीड़ित हैं तो उन्हीं को आरोपी बना दिया जाता है। हत्याकांड में तीसरा सवाल, पीड़िता की हत्या के पीछे मकसद क्या हो सकता है? हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। 14 सितंबर को पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? क्या वो सिर्फ सामूहिक बलात्कार के बाद सबूत मिटाने के लिए पीड़िता को ही मिटा देने की कोशिश थी? आखिर मरने से पहले अपने आखिरी बयान में पीड़िता ने इस बात को उठाया था। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। हाथरस कांड में चौथा सवाल, पीड़िता के परिवार को डर क्यों लग रहा है? पीड़िता को इंसाफ देने की बात चारों तरफ से उठ रही है। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके पीड़िता के परिवार वाले घर छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई, उसके बाद भी खतरा उन्हीं पर मंडरा रहा है, तो सवाल है कि आखिर क्यों? ठाकुर लोग ही रहेंगे। हम लोगों इनसे, मंत्री जी से, सब लोगों से बोल दो कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दो, तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। हाथरस कांड में पांचवा सवाल, हाथरस कांड में कब शुरू होगी सीबीआई जांच? पीड़िता के परिवार को एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अक्टूबर को भी सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया था। 4 अक्टूबर को सीबीआई से सिफारिश भी कर दी गई। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर हलफनामा दे दिया। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि उनको सीबीआई जांच पर भी भरोसा नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। 25 दिन की घटना और 5 सवाल, इनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।